प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में 11वीं कक्षा की अंतरा से भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ के सारांश को समझा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मेरा मानना है कि यदि हमें पाठ अच्छे से समझ आ गया तो हम उससे संबंधित कोई भी प्रश्न, क्योंकि परीक्षा में किसी भी पाठ से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो प्रश्नोत्तर में से आ जाए, व्याख्या आ जाए या फिर आशय स्पष्ट करो आ जाए, तो हमें उसी में से उसका आंसर ढूंढकर निकालना होता है। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, आओ इस पर चर्चा करें। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया? ये पहला प्रश्न है। जैसा कि हमने पाठ का सारांश समझते हुए भी कहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ के लोगों को आलसी बताया, भारत के लोगों को आलसी बताया। उनका कहना है कि देश को उन्नत करने के लिए कुछ नया सोचना या करना नहीं चाहते, आलसी हैं इसलिए देश को भी अभागा बताया। अभागा क्यों बताया? क्योंकि यहाँ के लोग आलसी हैं। क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पर जितना हो जाए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि इन्होंने अपने आप कुछ करना नहीं है, इसलिए उन्होंने भारतीयों के निकम्मेपन को हटाने की आवश्यकता है, इस बात पर जोर दिया। ये था हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? अब इस वक्तव्य में ये जो बात कही गई है, यहाँ पर लेखक ने जो अंग्रेज कलेक्टर है रॉबर्ट, उनकी देखरेख में ये आयोजन हुआ था जहाँ पर उनका भाषण था। तो वो ये कहना चाहते हैं कि यदि उनके नेतृत्व में हमारे देश के लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो हमारे ही देश के थे, उन्हीं की सहायता से सब हो रहा था, लेकिन नेतृत्व किनका था? अंग्रेजों का। तो यहाँ पर लेखक ने अंग्रेजों की हुकूमत की प्रशंसा रॉबर्ट के माध्यम से की है, मतलब एक और अंग्रेजी शासन जो है उसकी प्रशंसा भी की है और व्यंग भी किया है। और आगे बताया कि यदि हमारे देश में अकबर जैसे, पुराने समय की बात है, अकबर जैसे यदि योग्य शासक हुए हैं तो उनके साथ ही अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल जैसे सहायक भी हुए हैं। यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है कि यदि इनको नेतृत्व मिल जाए, जैसे अकबर के नेतृत्व में बीरबल और टोडरमल, अबुल फजल जैसे लोग हुए हैं, तो फिर ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो क्या कहने का अर्थ है यहाँ पर कि राजा का सजग होना जरूरी है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो। इससे लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है? जैसे अभी हम नेतृत्व की बात कर रहे थे, ठीक यहाँ पर लेखक ने एक और बात कही। कैसे? कि भारतीयों की तुलना उन्होंने रेल की गाड़ी से की। जैसे डिब्बे हैं लेकिन बिना इंजन के उनको नहीं खींचा जा सकता, उसी प्रकार भारतीयों को भी नेतृत्व की आवश्यकता है, यानी उनको कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, कोई उनको आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि सालों से, सदियों से उन्होंने क्या किया है, दूसरों के इशारे पर काम करने की उनको आदत पड़ गई है। पहले ब्रिटिश शासक थे, उससे पहले मुग़ल शासक थे, तो यहाँ के लोगों को जैसे अपने दिमाग और क्षमता से कुछ भी करने की आदत नहीं है और वो कुछ नया कुछ भी नहीं सोचते। तो कहने का अर्थ है कि यदि वो अपने आप नहीं सोचते तो फिर वो कुछ अच्छा और नया कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 4 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। अब लेखक ने हमें ये भी बताया कि अगर हम देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि 4 उपाय बताइए। तो पहला क्या बताया राइटर ने कि आलस को छोड़ दो, सब मिलकर काम करें, निकम्मेपन को छोड़ें, तभी देश उन्नति कर सकता है। दूसरा, धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर, यानी कि छोटे स्वार्थों में ना अटके रहें और एकजुट होकर देश की उन्नति को सर्वोपरि बनाकर कार्य करें। तीसरा बताया, शिक्षा के महत्व को समझ लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर देकर देश के लिए कार्य करना, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। इसलिए चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को ही शिक्षित कर हम आगे बढ़ सकते हैं। और चौथा उपाय बताया कि हम अपने देश के बाहर से भी, हम अपने देश में ही नहीं बाहर के देशों से भी सीख लें और वहाँ से ज्ञान लेकर अपने देश के लिए कार्य करें। एक उपाय ये भी है। तो ये थे हमारे 4 उपाय जो राइटर ने हमें इस व्याख्यान में सुझाए। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, लेखक जनता से मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है। मतांतर का मतलब है कि जो धर्म में लगे लोग हैं वो एक दूसरे को छोटा साबित करने में लगे रहते हैं, तो कहते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करें उसके लिए? भारत में धर्म व जातिगत विभिन्नता होने के कारण लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों में लगे रहते हैं। बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पर, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे रहते हैं। तो लेखक क्या कहता है कि इन सब से ऊपर उठकर हमें क्या करना है, हिंदुस्तानी होने के भाव से, कि चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से संबंध रखते हों, सबसे पहले हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। तभी हम देश के लिए कार्य करेंगे तो देश उन्नत हो सकता है। 6वां प्रश्न है, आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नीचे दिए गए वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। यहाँ पर क्या कहना चाहता है लेखक? लेखक का कहना है कि यदि हम अपने आवश्यकता की वस्तुओं को अपने देश में नहीं पैदा करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। और जो हमारे देश की जो लक्ष्मी है या जो धन है, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, जब व्यापार होगा तो लेन देन से हमारी लक्ष्मी यानी कि हमारा धन विदेशों में चला जाता है। तो ज़रूरत किस बात की है कि हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें अपने देश में ही पैदा करें।
उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अपने देश का धन अपने देश में ही रहेगा। आगे है 7वां प्रश्न। आपके विचार से देश की उन्नति किस प्रकार संभव है? कोई 4 उदाहरण तर्क सहित दीजिए। अभी हमने ऊपर लेखक ने उन्नति के लिए क्या मार्ग सुझाए ये बताया था, लेकिन अब हमें क्या बताना है कि आप क्या सोचते हैं। तो आपको बताना है 4 अपने दिमाग से कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये खाली छोड़ दिया है कि आप स्वयं सोचें कि देश की उन्नति किन किन तरीकों से, क्योंकि ये हमारे अपने मन का प्रश्न है। तो हम खुद सोचेंगे कि कैसे हम 4 उपाय सुझा सकते हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ और सुझाव हो, मेरे मन में कुछ और हो। तो हमें क्या करना है, हमें सुझाव अपने हिसाब से देना है और 4 उपाय बताने हैं अपने देश की उन्नति के लिए। 8वां प्रश्न है, भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है एक भाषण है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि भाषण कैसा होना चाहिए और ये जो पाठ है ये एक भाषण है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो जो भाषण है वो संबोधनात्मक शैली में होता है, यानी कि जो सुनने वाले होते हैं उनको संबोधन करना होता है। जैसे अगर सामने लोग बैठे हैं तो उनको भाइयों बहनों, या जो भी वहाँ पर लोग हैं उनको बच्चे हैं तो बच्चों, इस तरीके से संबोधन करना। उसको संबोधन के बाद ही अपनी बात शुरू की जाती है। तो भाषण की एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी रोचकता, कि अगर बोलने वाला रोचक है, बोलेगा, अच्छा बोलेगा, उसकी भाषा में सुनने वालों को इंटरेस्ट आएगा, लोग सुनते रहेंगे, बैठे रहेंगे। तीसरा गुण होना चाहिए स्पष्टता, कि जो भी बात वो कह रहा है उसको वो स्पष्ट शब्दों में कहे, स्पष्ट भाषा में कहे, तो सुनने वालों को अच्छे से समझ आएगी। और चौथा गुण होना चाहिए प्रभावशाली, कि अगर बात को प्रभावशाली ढंग से कहा गया है, अच्छे ढंग से कहा गया है, तो फिर वो सुनने वालों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएगी। कि जो भी कुछ कहना चाह रहा है बोलने वाला, वो सुनने वालों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएगी। अब हमें कैसे पता लगा कि ये पाठ जो है ये एक भाषण है? हमें पता लगा कि बलिया में जो एकत्रित थे लोग, जहाँ पर इतने सारे लोग एकत्रित थे, उनके सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे लोगों को एक साथ संबोधित किया। क्योंकि संबोधन था, संबोधित किया, तो हमें पता लग रहा है कि ये पाठ जो है एक भाषण है। अपने देश की कमजोरी और उनसे उभरने के तरीके भी बताए इस भाषण में, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भाषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? पाठ के अंत में आया है ये कि अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो इस बात से लेखक क्या कहना चाहता है? यहाँ पर हम बताएंगे कि हर देश की एक राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन फिर भी लेखक का कहना है कि राष्ट्रभाषा होने के बाद भी आज तक उसको वो स्थान नहीं मिल पाया जो उसको मिलना चाहिए था। क्यों भला? क्योंकि एक राष्ट्र, एक भाषा लोगों को एकजुट रखती है। जब हम सब देश के पूरे लोगों की भाषा एक ही होगी तो हम अपने विचारों को, है ना, अपने जो भी हमारे विचार हैं या उन्नति करने के तरीके हैं, उनको अगर हम एक ही भाषा में समझ पाएंगे तो हम ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो लेखक कहना चाहता है
कि यदि अपनी भाषा को सम्मान मिले, हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं, फिर प्रांतीय भाषाएं हैं, तो कामकाज भी उन्हीं भाषाओं में हो जाता है उन राज्यों में, तो एकजुटता उतनी नहीं बन पाती और उसी में उन्नति भी करें। किसमें? जो हमारी एक राष्ट्रभाषा हो। आज जो है हिंदी भाषा का जो ज्ञानी है उसको आज उतना सम्मान नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब यही है लेखक का कि अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो उसको सम्मान भी मिलना चाहिए, वो सारे देश की भाषा भी होनी चाहिए और उसमें ही सब एकजुट होकर कार्य करें, तभी देश की उन्नति संभव है। अंत में 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। पाठ से कुछ अंश लिए हैं, उनकी हमें व्याख्या करनी है, यानी कि उनको खोलकर विस्तार से बताना है। तो पहला है सास के अनुमोदन से, फिर इसमें आगे डैश डैश के बाद फिर परदेश चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है इन पंक्तियों में कि एक उदाहरण दिया है यहाँ पर लेखक ने कि एक ऐसी बात है कि सास ने कहा, क्या उदाहरण है कि कैसे हमारे देश की उन्नति हो सकती है ना। ये यहाँ पर आप यदि आपको गद्यांश की व्याख्या आ जाए तो पहले आपको पाठ का नाम बताना है कि कौन से पाठ से ली गई है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको पता है कि पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो ये बता दिया आपने पाठ का नाम। अगर आपको लेखक का नाम याद है तो आप उसमें लेखक का नाम भी डाल दें, उससे और अच्छा हो जाएगा इम्प्रेशन कि आपको पता है कि ये प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई हैं। उसके बाद आप उसकी व्याख्या शुरू करें। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है इसमें लेखक ने क्या बताया, एक उदाहरण दिया है और क्या किस बात पर कटाक्ष किया है, भारतीयों के आलस पर। उदाहरण से समझाया इस बात को। कैसे? कि सास ने कहा एक बहू से कि वो जाए और अपने पति से मिले। अब उसके पास मौका है अपने पति से मिलने का, लेकिन जो बहू है वो लज्जा के कारण नहीं मिल पाती, यानी कि वो लज्जा के कारण बोल ही नहीं पाती। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि परिस्थितियाँ तो अनुकूल थी, लेकिन उसके बाद भी उसका फायदा नहीं उठाया गया। तो फिर किसका दोष है, किसको दोष दें हम? किसी को भी नहीं, अपने आलस को। तो इस उदाहरण से भारतेंदु हरिश्चंद्र ये समझाना चाहते हैं कि भारतीयों के पास भी अवसर तो आते हैं उन्नति के, लेकिन वो उन्हें वैसे ही गंवा देते हैं आलस में, जिस प्रकार एक बहू जो है अपने पति से सिर्फ लज्जा के कारण मिल नहीं पाती। तो उसमें किसको दोषी ठहराएं, यानी कि यहाँ पर दोष किसका है, आलस का। तो ये था इसकी व्याख्या। अगला है दरिद्र कुटुंबी इस तरह, उसके बाद डैश डैश करके उसको पूरा करते हैं, वही दशा हिंदुस्तान की है। इनको आप पुस्तक से ज़रूर पढ़ लें, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूरी बात यहाँ पर क्या है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है, आपको वहाँ पर पूरा आएगा पेपर में। तो इन वाली पंक्तियों में क्या समझाया लेखक ने? लेखक कहना चाहता है कि जो हमारा देश है वहाँ पर गरीबी है और गरीब परिवार अपनी इज्जत को बचाना उनको मुश्किल हो गया है। कैसे? एक उदाहरण से समझाया कि जैसे एक कुलीन परिवार की वधू, यानी कि संभ्रांत परिवार या उच्च परिवार, उसकी बहू है, लेकिन उसके पास किन्हीं कारणों से गरीबी है या उसके पास कपड़े कम हैं,
लेकिन वो है तो उच्च परिवार की, कुलीन परिवार की, तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कम वस्त्रों में भी अपने अंगों को ढककर अपनी इज्जत बचाए रखना चाहती है। वैसे ही हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, उन परिवारों का यही हाल है। यानी कि वो गरीब परिवार अपनी इज्जत को बचाए रखने में, ढके रखने में तो लगे रहते हैं, लेकिन उससे निकल नहीं पाते, उसका कोई हल नहीं निकाल पाते, कुछ अच्छा नहीं कर पाते। तो इन वाक्यों में लेखक ने देश की गरीबी को एक उदाहरण देकर बताया है। अंत में बताया कि वास्तविक धर्म तो, फिर उसके बाद डैश डैश, शोध और बदले जा सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने धर्म के बारे में बात की है कि हमारे देश में जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म को क्या समझते हैं। वो सिर्फ जो समाज धर्म है ना, समाज धर्म से लेखक का मतलब है जैसे 30 त्योहार हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, कुछ क्रियाकर्म हैं, उनमें ही लगे रहते हैं और उसी को ही धर्म मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो धर्म है वो क्या है? वो धर्म तो भगवान के चरण कमलों की भक्ति करने के लिए कहता है। धर्म क्या कहता है वास्तविक में? यानी कि सच में तो जो धर्म है वो सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति करने के लिए कहता है, और हम और दूसरी बातों में लगे रहते हैं। तो समय अनुसार का मतलब कि यदि ये सब चीज़ें, ये जो धर्म की बातें हैं, अगर हमारी रुकावट बन रही हैं देश की उन्नति में, तो इन धर्म में शोध और बदलाव की आवश्यकता है। और अगर आवश्यकता है तो उसमें जो चेंज है वो होना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। धर्म जो है वो हमें कट्टर ना बना के रखे, कट्टर बनकर राष्ट्र की उन्नति में बाधक ना बने। यानी कि अगर हम धार्मिक कट्टरता में बने रहे तो फिर हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की उन्नति में सहायक नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू।